नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, कैंसर विशेषज्ञ, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम चर्चा करेंगे खाने से लेकर कुछ जुड़े सवालों पर। अक्सर हमने देखा है कि हमारे पेशेंट्स हमारे सामने कुछ सवाल ऐसे रखते हैं जिसका मैंने सोचा कि हम खाने से जुड़े जो एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन, उनसे उनका जवाब जानें। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस सहर। मिसेस सहर हमारे डिपार्टमेंट में डाइटिशियन हैं। मिसेस सहर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर पेशेंट्स कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि मीठा खाने से कैंसर बढ़ता है या कैंसर होता है। तो मीठा खाना, कार्बोहाइड्रेट खाना, इसके बारे में आप कैंसर पेशेंट्स को और जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या इससे कैंसर होता है? पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मीठा खाने से कभी भी कैंसर नहीं होता। होता क्या है कि जिस हिसाब से हमारी सारी सेल्स को शुगर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली कैंसर सेल्स को भी ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की तुलना या कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से अगर करते हैं तो बॉडी हमारे हिसाब से चलती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये मतलब होता है कि जैसे कि हम मोटा अनाज का इस्तेमाल करें, जो फल हो वो छिलके समेत इस्तेमाल करें। अगर हम न्यूट्रोपेनिक डाइट के अंडर काम कर रहे हैं तो उसी को गर्म पानी से सही से अच्छे से धोकर या स्ट्यू करके फाइबर को मेंटेन करके हम वो फल खाएं। साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका फाइबर मेंटेन करते हुए जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमेशा ही कारगर होती है। सिमिलरली शुगर्स कभी भी डायरेक्टली हमारी बॉडी में कोई भी असर नहीं करते अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। तो सहर जी ने बताया कि मीठा खाने से कोई कैंसर नहीं होता है। हालांकि एक्सेस ऑफ कंजम्पशन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। एक्सेस ऑफ कंजम्पशन चाहे वो मीठे का हो, चाहे वो ऑयल्स या फैट का हो, चाहे वो सॉल्ट का हो, बट अगर हम लिमिटेशन में खा रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। सहर जी, एक और दूसरा सवाल कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या वाइट शुगर को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर से रिप्लेस कर सकते हैं? जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की टैबलेट आती है, फिर वो पूछते हैं कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से भी कैंसर होता है? इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो अगेन मॉडरेशन में ही लिए जाते हैं। ऐसा कोई भी हमारा रिसर्च जो प्रूफ कर ले कि उससे आपको कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंसिव रिसर्च कि जितने भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं वो आप हिसाब से लेंगे। हिसाब से ये मतलब रहता है कि अगर कोई एक हम मीठी चीज़ खा रहे हैं और वो फीकी बिल्कुल नहीं खाई जा सकती है, आप उस समय उसको आर्टिफिशियल स्वीटनर को आप इंक्लूड करें ताकि पैलेटेबिलिटी यानी कि मुंह में जो टेस्ट आएगा वो बेटर हो जाएगा और कंजम्पशन यानी हमारा जो इंटेक है वो उसके हिसाब से बेटर होता है। हाँ, अगर हम चाय की बात करें तो वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। आइजन शुगर्स आपके जो चाय में होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो हम रोज़ पी रहे हैं। कभी कभार लेने में कभी कोई हानि नहीं होती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल अक्सर पेशेंट पूछते हैं वो होता है रिगार्डिंग फैट्स या फैटी डाइट या ऑयली डाइट, कि हमारे खाने में कितना ऑयल होना चाहिए, क्या ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या ऑयल का कंजम्पशन से कैंसर बढ़ता है? तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब हम सहर जी से लेना चाहेंगे कि क्या फैटी फूड क्या वो बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए या वो कितना अमाउंट ले सकते हैं और उसका कैंसर से क्या रिलेशन है? जो हमारा फैट का डेली रिकमेंडेशन रहता है, क्योंकि हमारे कैंसर डाइट में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट रहती है तो उसके बेसिस पे हम 30 ml ऑफ ऑयल को रिकमेंडेशन देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी हम ऑयल यूज़ करेंगे तो एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो एसेंशियल फैटी एसिड होता है, जैसे आपका ऑलिव ऑयल हो गया, अगर कोई इंसान ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोकोनट ऑयल हो गया, नहीं तो सरसों का तेल भी बेसिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप बस ये कर सकते हैं कि कोई भी रीयूजिंग ऑफ द ऑयल इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि अगर एक बार ऑयल इस्तेमाल हो गया है या बहुत देर तक वो पका लिया गया है तो वापस रीयूज़ ना करें। अगर पहली बार में हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा उस दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बाकी सारी डाइट को स्मोक्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, बनिस्बत इसके कि उसको डीप फ्राई किया जाए। आप बस उसको सेक लीजिए या ग्रिल करा लीजिए या बेक करा लीजिए, आपका टोटल इनटेक बराबर उतना ही रहना चाहिए। एक क्वेश्चन देसी घी के बारे में आता है कि लोग मानते हैं कि देसी घी बड़ा सेफ होता है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे मैडम? देसी घी एक मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका डाइजेशन एनहांस करता है, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनको मजबूती देता है। तो अगर हम मॉडरेशन में, आई रिपीट, कि अगर बाहर से तड़का नहीं, एज इन कि हमें क्योंकि कच्चा आइटम नहीं लेना होता है तो हम ऊपर से नहीं डालते, लेकिन अगर दाल में आप तड़का लगा रहे हैं या रोटी में घी लगा रहे हैं, उस फॉर्म में अगर आप खाना चाहें अपने बेसिक लंच या डिनर के टाइम पे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पेशेंट हमसे पूछते हैं, वो होता है रिगार्डिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, कि कैंसर का नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या रिलेशन है? क्या कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियन फूड सब्सटेंसेस हैं जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है? क्या हमें नॉन वेज फूड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस बारे में भी सहर जी कुछ जानकारी देंगी। जी, देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इन रिलेशंस कि आपको हाई प्रोटीन डाइट किस फॉर्म में दी जा रही है। अगर हमारा चिकन है या फिश है, ये एक मॉडरेशन में या अगर फॉर्म में लिया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से बॉडी पे काम करता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप कम वॉल्यूम में ज़्यादा मात्रा ऑफ प्रोटीन आप दे सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम रेड मीट की बात करते हैं तो आगे जाके, जैसे कि अगर हम अगेन वो कम मात्रा में कभी कभी ले रहे हैं तब सही है, अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आगे जाके आपको इंटेस्टाइनल कैंसर्स की बीमारी या कह लीजिए इन्फेक्शंस, एसोसिएटेड रिलेशंस आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हमारे प्रोटीन की मात्रा को बॉडी में पूरा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। इसके साथ ये किया जाता है कि जो हमारे चिकन होता है, यानी कि वाइट मीट या कह लीजिए फिश, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर रेड मीट की बात करते हैं तो वो भी आप कभी कभी 15 दिन में एक बार या कह लीजिए महीने में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो इंटेस्टाइनल कैंसर्स की एफिकेसी बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी स्मोक्ड फिश होती है उससे आपको स्टमक कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए जो बेसिक हमारी जैसे रोहू आती है या कोई भी हमारी वैसी फिश होती है जो हम ग्रिल्ड, बेक्ड या रोस्टेड फॉर्म में अगेन हम ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड का वो काम करती है, जिसके बेसिस पे जो हमारी लिवर काम करता है वो अच्छे से बेटर फंक्शनिंग दे सकता है। तो अगर हम वाइट मीट की बात करते हैं तो आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। रेड मीट की बात करें हम तो कभी कभी लेने में कोई परेशानी नहीं है। मैं ये सारे डिस्कशन का एक संक्षेप आपको देना चाहूँगा। तो संक्षेप में ये कहेंगे कि मीठा खाने से कैंसर नहीं होता, नंबर 1। लिमिटेशन में मीठा आप कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 2, फैट या फैटी सब्सटेंसेस भी हमारी डाइट में उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो लिमिटेशन में फ़ैट हमें खाना चाहिए, और फैटी सब्सटेंसेस में क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं वो मैडम ने बताया आपको। और तीसरा, कंजम्पशन जो प्रोटीन्स का होता है, और प्रोटीन्स में नॉन वेजिटेरियन फूड का भी एक मेजर रोल रहता है जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं। तो उन लोगों के लिए यह राय है कि वाइट मीट जिसको बोलते हैं जैसे चिकन और फिश, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। रेड मीट लिमिटेशन में आपको खाना चाहिए। एक्सेस ऑफ रेड मीट सेहत के लिए शायद इतना अच्छा नहीं होता है। आशा करते हैं कि आज की जो ये हमारी चर्चा थी, जो कैंसर से जुड़ी डाइट से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब थे, आपको पसंद आए होंगे। आगे भी हम आपके सामने इसी तरह की चर्चा, कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन मिथ्स हम लेके आते रहेंगे। नमस्कार।